शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका DSCJ's ऑनलाइन क्लासेस में, अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू मिस अनुराधा गुप्ता KS। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लेकर आता हूं हिंदी के कक्षा 10 से संबंधित वीडियोस। और आज कक्षा 10 के लिए ही मैं लेकर आया हूं विषय हिंदी व्याकरण से नया शीर्षक, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह, यानी कि जिन्हें आप पंक्चुएशन के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो बनाया है और प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्रोदय सिंह, यानी कि मैं एक शिक्षक हूं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर सरकार में कार्यरत हूं और अभी मैं हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर डिस्ट्रिक्ट रामबन में पोस्टेड हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कक्षा 10 के लिए है, व्याकरण से है, विराम चिन्ह भाग 1। आज विराम चिन्ह भाग 1 का वीडियो है। भाग 1 का तात्पर्य यह है कि आज हम विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दें, जो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा वो आपको पढ़ना है। अगर आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं तो स्क्रीन को आप रोक सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए, विराम चिन्ह की परिभाषा। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तरह तरह के प्रकार के भाव हमारे विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो उसमें हमें भाव दिखाना है। तो उस भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं पर हम बीच में रुकते हैं और बहुत से विराम चिन्ह ऐसे हैं जो हम अपनी भाषा में बोलते वक्त प्रयोग में नहीं लाते। ठीक है, तो ये जो विराम चिन्ह हैं, अधिकतर लेखन कार्य में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य जो लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ये बात कही है कि लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहने वाले से जो बात कही जाती है वो समझ जाता है, किंतु जब वही बात, वही वाक्य हम कागज पर लिखते हैं तो वहां पर इन चिन्हों का
उपयोग करना या प्रयोग करना वो अनिवार्य हो जाता है। देखिए हमारे पास उदाहरण है, आइए पढ़ते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो एक अर्थ के बदले में दूसरा अर्थ निकल जाता है वाक्य का, है ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे अर्थ जो है वो दूसरे अनर्थ में बदल जाता है। पहला वाक्य पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो। इसमें कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा वाक्य, रोको मत जाने दो। और तीसरा वाक्य, रोको मत जाने दो। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है। हम देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये देखिए, ये है रोको जिसके बाद में यहां पर अल्प विराम लगाया गया है। ये तो हम ये कह के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने अल्प विराम का इस्तेमाल किया तो इसमें अर्थ स्पष्ट हो गया। वहां पर रोकने के लिए कहा गया है। और तीसरा वाक्य, इसमें क्या है, रोको मत के बाद में अल्प विराम लगाने के लिए कहा गया है। तो जब रोको मत कहा, इसका अर्थ ये है कि जो भी वहां पर है उसको ना रुकने के लिए कहा गया है, ना रोकने के लिए कहा गया है, और जाने दो के लिए कहा गया है कि उसे जाने दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़े। इस प्रकार चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। ठीक है, अतएव विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हमने देखा कि 3 वाक्य 4 शब्दों से मिलकर बने हैं, एक जैसे, किंतु अल्प विराम अलग अलग जगह पर लगाने से उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है, फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है
और पूरा पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हम लिखते हैं, जब कोई काम हो रहा होता है तो उसमें विश्राम करना पड़ता है, उसमें ठहरना पड़ता है, कहीं कहीं पर अलग अलग ढंग से हमें रुकना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। जैसा हमने पहले वाक्य में पढ़ा, रोको मत जाने दो, उसमें कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं लाया गया है। तो ऐसे वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है ना। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। सारांश यह है कि वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, ये अब आपके सामने आ रहे हैं। अल्प विराम सबसे पहला है, जो हमने वाक्य 2 और वाक्य 3 में भी प्रयोग में लाया था। हमारे पास उदाहरण थे उसके। अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, और ये उसका चिन्ह है। इसके बाद है अर्धविराम, सेमीकोलन, जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं, और ये इसका चिन्ह है। पूर्ण विराम, जो इंग्लिश में फुल स्टॉप एक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डंडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उपविराम, कॉलन, ये 2 बिंदु लगाए जाते हैं, जिसे हम उपविराम या कॉलन कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, एक छड़ी और उसके नीचे एक बिंदु। इसे हम अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये इसका चिन्ह है। कोष्ठक, ब्रैकेट, ब्रैकेट हमारे जो गणित है, गणित में ब्रैकेट का बहुत आयात में प्रयोग होता है और बहुत सारे जगहों पर होता है, हम पढ़ेंगे। योजक चिन्ह, हाइफन, अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच का कहीं पर अगर आपको नॉलेज है, कुछ याद आता है, तो वहाँ पर ये चिन्ह हम बार बार देख चुके हैं। लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन साइन, आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, ये इसका चिन्ह है। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये 13 प्रकार के प्रमुख विराम चिन्ह हैं जो हिंदी में लेखन कार्य में बहुतायत में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह कहां पर किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है।
ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है https://makerofthefuture.blogspot.com। आप इस एड्रेस पर जाकर मेरे और वीडियोस या और लेखन सामग्री वहाँ पर है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसमें जो सामग्री दी गई है वो अगर आपको पसंद आती है, तो और स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर करें और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये सबक पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता आपका चंद्रोदय सर।